ज़मान इंटरनेशनल टीवी वाशिंगटन से इसाक शरीफ हैं, आप सबकी खिदमत में हाजिर है। मैं सबसे पहले अपने नाजरीन से माजरत चाहता हूँ कि मैंने 1 बजे का वक्त दिया था, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से मैं अपने वक्त पर नहीं आ सका। मैंने फेसबुक वॉल पर ये माजरत भी की है और एक बार फिर लाइव आकर मैं अब आपसे दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप माफ करेंगे। आज पहला दिन था और ज़मान इंटरनेशनल टीवी वाशिंगटन से आज पहली दफा मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ज़मान टीवी इंटरनेशनल पूरी दुनिया, यानी दुनिया के 16 मुल्कों से होकर ये अपना प्रोग्राम नशर करेंगे और इसमें बिलखुसूस रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे जो है वो जुड़ेंगे। उनके क्या मसाइल हैं, उनका मसला क्या है, वो गुज़श्ता 73 सालों से क्या कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। और इस टीवी चैनल की तौसीत से दुनिया के 16 मुल्कों से जो है वो नशरियात शुरू होंगी। मेरे साथ मैं जो इस टीवी का हिस्सेदार बना हूँ, इसमें जो मैंने शराकत ली है और इसका एक प्रोग्राम जो मैंने लिया है, मैं अपने प्रोग्राम करूंगा। मैं जम्मू वालों को ज्यादा लूंगा अपने प्रोग्राम में, मैं आजाद कश्मीर के लोगों को लूंगा, मैं गलगित के लोगों को लूंगा। आज एक तो टेस्ट भी है और टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं लेट भी हो गया हूँ और आज मेरे साथ कोई मेहमान नहीं होगा। आज के बाद मैं अपने साथ हर वक्त एक मेहमान रखूंगा और मैं अपने हवाले से, अपने मौक़िफ़ से और अपने में जो जो मेरे जानने वाले हैं उनके हवाले से मैं रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख और बैनुल-अक़वामी ताकतों की वहाँ नजरें, उसके मुताबिक बात करूंगा। नाजरीन, सबसे पहले मैं ये आपके गोश गुजार कर दूं कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक की 52 वर्सेस में हुक्म दिया हुआ है कि सच गुफ्तगू करो, झूठ मत बोलो। तो इसी तरह दुनिया की जितनी मजहबी किताबें हैं, आसमानी बुक्स हैं, उस सारी बुक्स में अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हुआ है कि झूठ मत बोलो, सच गुफ्तगू करो। मेरी मखलूक पर इंसाफ करना, मेरी मखलूक से जुल्म नहीं करना। मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ, मैंने ऐद किया हुआ है कि जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, जो मैं अपने कानों से सुनूंगा, तो मैं उसको बयान करूंगा। मैं किसी की तरफदारी नहीं करता, मैं किसी को फेवर नहीं करता। तरफदारी और फेवर वो पॉलिटिक्स में हो भी जाता है, ऊंच नीच भी हो जाती है, लेकिन हमें सच गुफ्तगू करनी चाहिए। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के इंसान, ऊपर वाले ने सारी दुनिया के इंसानों को हुक्म दिया हुआ है कि आप सच गुफ्तगू करें, झूठ मत बोले। मेरी मखलूक पर जुल्म नहीं करना और मेरी मखलूक से इंसाफ करना, तो बस दुनिया में तुम कामयाब हो। तो उस हवाले से मैं जो बात करूंगा, रियासत जम्मू कश्मीर अक्साही तिब्बत, ये लफ्ज है, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्त हैं और इंडियन दोस्त और बिलखुसूस वादी कश्मीर के लोग और आज़ाद कश्मीर के लोग और गलगित के लोग आज पहली दफा सुन रहे हैं। जे जाके जो लोग मेरे साथ सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं पिछले 10-12 सालों से, वो हमें पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और वो इन अल्फाज से इस से वाकिफ हैं। मैंने ज़मान टीवी में परसों एक प्रोग्राम देखा। ये भी मैं बात कर दूं कि मेरा फेसबुक पेज है, उसमें मेरे एडमिन हैं, वो इस वक्त हमारी टीम में शामिल हैं और वो टेक्निकल सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। वो मेरे पेज के एडमिन भी हैं। शायद कि मेरे पेज पर ज़मान टीवी की तरफ से बहुत सारे दूसरे प्रोग्राम यहाँ आएंगे। मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूंगा, मैं अपने मेहमान को लेकर अपनी बात करूंगा। बाज़ दफा मैं साफी बनूंगा, मैं अपने मेहमान से सवाल करूंगा। साफी का काम है दोनों जानब से काटना, दोनों जानब से खबर लेना और दोनों जानब से सवाल पूछना, दोनों जानब से काटना।
तो ये जो लफ्ज मैंने अदा किया है रियासत जम्मू कश्मीर साहित्य बुता, तो मेरे बहुत सारे लोग बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल सवाए उसके फॉरेन ऑफिस के बाकी किसी बंदे को कोई पता नहीं है कि उनका अपना बुनियादी मसला क्या है और रियासत जम्मू कश्मीर का मसला क्या है। इसी तरह मैं माजरत के साथ ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तान के कहीं जर्नलिस्ट जो हैं, कहीं पॉलिटिशियन जो हैं, उनको पता ही नहीं है कि रियासत जम्मू कश्मीर का मसला क्या है। और हमारे जो जिसको आजाद कश्मीर कहा जाता है, चाहे जाए कि ये आजाद कश्मीर नहीं है, आजाद कश्मीर के बेशतर लोगों को इसका पता नहीं है। वादी कश्मीर के लोग तो अपनी धुन में है। वहां से तो खबरें आती हैं कि वो तो आसमान पर जो है महल बना के रहते हैं, उन्होंने तो दुनिया देखी नहीं है और वो तो अपने इर्द गिर्द हैं, किसी को मानते भी नहीं है, तो अपने इर्द गिर्द लोगों को गंगू तेली और मक्खी पीली समझते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर अक्साई तिब्बता लफ्ज दुनिया के पॉलिटिकल मैप में 16 मार्च 1846 के बाद पहली दफा तारीख में शामिल हुआ है और ये रियासत है जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह ने मायदा अमृतसर करके ये रियासत वजूद में लाई थी। ये रियासत 101 साल कायम रही। 1947 में ब्रिटिश जब हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करने का फैसला किया। तो हिंदुस्तान को आजाद करने का जो फैसला था वो एक दस्तावेज की सूरत में सामने आया। उसका नाम है कानून आजादी हिंद। कानून आजादी हिंद पास हुआ। उसमें प्रिंसली स्टेट भी थी, 565 प्रिंसली स्टेट भी उस ब्रिटिश इंपीरियल काबीना के रुकन थे। कांग्रेस के लीडर भी इसके रुकन थे, मुस्लिम लीग के लीडर भी इसके रुकन थे। तो जब हिंदुस्तान को आजाद करने का वक्त आया, वो एजेंडा उस मीटिंग में जब रखा गया तो कांग्रेस के लीडरों, मुस्लिम लीग के लीडरों और प्रिंसी स्टेट सबके सामने ये एजेंडा रखा गया। अंग्रेज भी थी कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो हिंदुस्तान में ही प्रिंसी स्टेट जो है, जो नीम खुद मुख्तार रियासतें थी, उनका मुस्तकबिल क्या हो। तो उस एजेंडे में मेजॉरिटी जो डिसीजन हुआ वो डिसीजन यही था कि प्रिंसी स्टेट्स के जो हेड हैं, हुक्मरान जो हैं, वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। इस कानून आजादी हिंद की शिक के 4 और 7 को आप पढ़ लें। कानून आजादी हिंद प्रिंसी स्टेट्स के हेड्स को ये मैंडेट दे रहा है कि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। तो हिंदुस्तान 15 अगस्त को आजाद होना था। 15 अगस्त से पहले तमाम रियासतों के हुक्मरानों ने फैसला करना था कि वो इंडिया में जाएंगे, पाकिस्तान में जाएंगे या आजाद और खुद मुख्तार रहेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह ने ना इंडिया के साथ जाने का फैसला किया पहले, ना पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ हैं महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल के माने होते हैं कि जारिया, मायदा जारिया इसको उर्दू में कहा जाता है कि जिस तरह मेरी पोजीशन थी, यानी पोजीशन रियासत जम्मू कश्मीर की जो थी, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। 15 अगस्त से पहले बरतानिया हिंदुस्तान पर हुक्मरानी का हक रखता था और जो ट्रीटी मायदा रियासत जम्मू कश्मीर का बरतानिया के साथ था, उस ट्रीटी के मुताबिक बरतानिया के पास हमारा फॉरेन अफेयर था, हमारा डिफेंस था और हमारा कम्युनिकेशन था। तो 15 अगस्त के बाद ब्रिटिश हिंदुस्तान से निकलेंगे तो 15 अगस्त को रियासत मुकम्मल आजाद और खुद मुख्तार हो जाएगी। तो 15 अगस्त से पहले 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने पाकिस्तान को टेलीग्राम भेजा, पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी की, उसका नाम था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के माने ये है कि जो मेरी हैसियत है इसी को हम बरकरार रखेंगे। मैं
نہ انڈیا میں جا رہا ہوں نہ آپ کے ساتھ. تو اس اسٹینشل ایگریمنٹ میں پاکستان سے نمک اور تیل لینے کا عہد بھی ہوا, معاہدہ بھی ہوا. اور پھر پاکستان کو کمیونیکیشن, اس وقت جو ٹیلی فون تھا اور ڈاک کا نظام تھا, تار کا نظام تھا, وہ بھی پاکستان کو دیا گیا. تو سب لوگ یہ یاد رکھیں کہ 15 اگست 1947 کو پاکستان کا جھنڈا ریاست جموں کشمیر کے تمام ڈاکخانوں اور سرکاری عمارتوں پر لہرایا گیا, صرف معاہدہ جاریہ اسٹینشل ایگریمنٹ کی وجہ سے. تو 15 اگست کو ہندوستان سے انگریز چلے گئے, اور انگریز ان کی اپنی پالیسیاں تھی. انگریز جب گئے تو قانون آزادی ہند کے تحت ہندوستان اور پاکستان کا نظم و نسق جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن یہاں کی جو آرمی تھی دونوں ملکوں کے پاس, ان آرمی کے جنرل جو ہے, ان کے چیف آف سٹاف ہیں, وہ ابھی انگریز ہی تھے. تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لوکل لوگ یہاں جو انوالو ہوئے ہیں, ان کی تو اپنی جگہ وہ تو انوالومنٹ ہے ہی ہے. لیکن ریاست جموں کشمیر کا جو ہمارا حکمران تھا, جو ہمارا یونیک بے مثال لیڈر تھا, مہاراجا ہری سنگھ, وہ جب انڈیا پاکستان میں نہیں شامل ہونا چاہتا تھا, وہ اپنی ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا تھا. تو اس ریاست کو آزاد خود مختار اس وقت کی سپر طاقت برطانیہ اور امریکہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اسی لیے کہ اس ریاست کے حکمران کے اچھے تعلقات تھے سوویت یونین کے لیڈر اسٹالن سے, اور ان کی 1929 میں ملاقات بھی ہوئی تھی. اور سوویت یونین بھی ایک طاقت تھی. سوویت یونین کے پڑوس پر انگریز اور امریکہ کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ریاست آزاد ہوگی, اور اگر آزاد ہو گئی تو سوویت یونین یہاں سے گھس کر انڈیا اور پاکستان میں ہمارے لیے مشکلات پیدا کرے گا. اس خوف کی وجہ سے اس ریاست جموں کشمیر کا مغربی حصہ جو تھا جموں, اور اس کا جو شمالی حصہ تھا گلگت اور بلتستان, تو ان دونوں حصوں میں انگریز نے یہ جو پاکستان بنا تھا, میں اپنے پاکستانی دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں, ہندوستان سے تو انگریز کا جانا تو مجبوری تھی. انہوں نے ہندوستان کو بھی آزاد کیا, لیکن ہندوستان سے ایک ملک اور نکلا, پاکستان. میں ادب سے جو ہے, بڑے ادب سے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہتا, میں پاکستان کے بیشتر فوجی جنرلوں, پاکستان کے دانشور لوگوں کی کتب کا حوالہ دے کر آپ کو بتا سکتا ہوں, فیض احمد فیض جیسے لوگوں, حبیب جالب جیسے لوگوں, اور کتنے نام لوگ, کہ یہ پاکستان بنا تھا, انگریز نے بنایا تھا, امریکہ نے بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ سوویت یونین کو توڑنا تھا اس سرزمین سے ہو کر. یہ میں نہیں کہتا ہوں, میں آپ کو پاکستانی لیڈرز, شعراء کرام اور دانشوروں کی کتابوں کا حوالہ دے سکتا ہوں. تو اس پاکستان کی سرزمین جو نئی دنیا میں ایک میپ کے طور پہ آئی, پولیٹیکل نقشہ جو آیا, تو یہاں سے ہو کر ریاست جموں کشمیر کے مغربی اور شمالی حصے پر جو ہے وہاں دعویٰ بولا گیا. 2 آپریشن ہوئے. ایک آپریشن کا نام تھا آپریشن گلبرگ, جو مغربی حصہ جو جموں کا تھا یہاں شروع ہوا, اور یہاں سے انہوں نے سری نگر جانا تھا. اور ایک آپریشن شمالی صوبے میں ہوا, اس کا نام تھا آپریشن تتا خیل. تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ ریاست جموں کشمیر کے حکمران ہیں مہاراجا ہری سنگھ کو قتل کریں گے. ان کا پلان اصل میں یہ تھا کہ قانون آزادی ہند کی شک 7 کے مطابق ریاست کے حکمران کو یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کے مستقبل کا فیصلہ کرے. تو جب حکمران جو اپنا مینڈیٹ ہے استعمال کر کے وہ آزادی کا اعلان کر رہا ہے, تو پھر یہاں کسی دوسرے کو ہندوستان یا پاکستان میں جانے کا کوئی اختیار تھا ہی نہیں. اگر ہندوستان کے ساتھ بھی جانا تھا تو تب بھی یہ مینڈیٹ مہاراجا ہری سنگھ کے پاس تھا. پاکستان کے پاس ساتھ جانا تھا تو تب بھی یہ مینڈیٹ مہاراجا ہری سنگھ کے پاس تھا. تو آزادی اور خود مختاری کا جو سلسلہ انہوں نے اپنایا, جو انہوں نے فیصلہ کیا, تو وہ اختیار بھی ان کے پاس تھا. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ دنیا کے باقی یہاں ریاست کے کسی لیڈر کے پاس, کسی پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ریاست مستقبل فیصلہ کرتے. یہ جو
पाकिस्तान बना अंग्रेज ने बनाया था सोवियत यूनियन तोड़ने के लिए, यहाँ मैदान लगना था, तो यहाँ से होकर ये 2 ऑपरेशन तरतीब दिए गए। तो ऑपरेशन शुरू हुआ, इनका प्रोग्राम ये था कि हम महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करा के, इसको कत्ल करा के, यहाँ हम जो है डमी एक प्रेसिडेंट बना लेंगे या राजा बना लेंगे, तो 6 महीने हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने यही शो करेंगे कि ये मुकामी लोग हैं, इन्होंने बगावत की है और अपने हुक्मरान को इन्होंने मार के नई हुकूमत बनाई है। ये उसके बाद 6 महीने 2 सालों के बाद फिर रियासत है तो वो पाकिस्तान में जम करते, क्योंकि इंडिया से भी खतरा था कि अगर ये सोवियत यूनियन का लिंक इंडिया से हो गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम बनेगा उनके लिए। उनका ये प्लान था, इस प्लान को लेकर इनके फिर 2 ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, उसके लिए उन्होंने इनकलाबी गवर्नमेंट का ऐलान किया, जिससे महाराजा हरि सिंह ने ला तलफी का ऐलान किया। फिर उन्होंने रात 22 अक्टूबर 1947 को 2.5 लाख कबायली, हर कबायली जत्था जो भी एक जत्था 20 लोगों पे 20 से 30 लोगों के ऊपर मुश्तमिल था, हर जत्थे की क़यादत पाकिस्तानी मेजर आर्मी का मेजर करना था सिविल कपड़ों में, और पाकिस्तानी आर्मी के बेशतर लोग सिविल कपड़ों में रियासत में पहले दाखिल होकर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू हो गए थे। उन्होंने रियासत में हमला किया। उस हमले के नतीजे में सिर्फ 2.5 दिनों में यहाँ 2.5 लाख लोग कत्ल हुए। मीरपुर, मुजफ्फराबाद, पुंछ, बाग और गलगित। तो हादसाती तौर पर 22 को ये अटैक करते हैं, इन्वेजन करते हैं रियासत जम्मू कश्मीर पर। तो 26 तारीख को महाराजा हरि सिंह अपने मैंडेट, अपने इख्तियार को बरूए कार लाते हुए लॉर्ड माउंटबेटन, जो 15 अगस्त से पहले वासराय था हिंदुस्तान का, तो 15 अगस्त के बाद वो गवर्नर जनरल बन गया था हिंदुस्तान का। तो महाराजा हरि सिंह ने फौरी तौर पर उसको टेलीग्राम की खत लिखा कि मेरी रियासत पर पाकिस्तान के कबायलियों और पाकिस्तानी फौज ने हमला कर दिया है और मेरी रियासत के ग्रिड स्टेशन, बिजली घर और पुल जो है उन्होंने उड़ा दिए हैं, टेलीकम्युनिकेशन का निजाम उड़ा दिया है, लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपसे मदद चाहता हूँ। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने वापसी जवाब ये दिया कि हमारा जो आपके साथ पहले मायदा था 16 मार्च 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो 15 अगस्त के बाद वो मायदा टूट गया है। अब मैं हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल हूँ, मैं वासराय नहीं हूँ, तो आपको नया मायदा करना पड़ेगा। इस वक्त आपकी जो पोजीशन है, आप आजाद खुद मुख्तार हो। तो उस सूरत में महाराजा हरि सिंह को दूसरा मायदा करने के लिए कहा गया। फिर नेहरू को, गांधी को अप्रोच किया गया, शेख अब्दुल्ला को अप्रोच की गई। तो मायदा वो क्या था, ट्रीटी क्या थी कि आप रियासत का इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन हिंदुस्तान के साथ साइन करें, तो फिर हिंदुस्तान है आपकी मदद के लिए रियासत में आएगा। तो 26 अक्टूबर 1947 को ये टेलीग्राम जाता है। 27 को ट्रीटी भी जाती है। 27 को हिंदुस्तान की आर्मी रियासत में दाखिल होती है और श्रीनगर, बारामूला, उस इलाके से पाकिस्तानी कबायली फौजियों को मारकर वहां से निकालते एक्सक्यूज मी वहां से निकालते हैं। और पहले 1.5 महीना, 2 महीने, 3 महीने यही शोशा रहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में मुकामी लोगों ने इस तरह बगावत कर दी है और महाराजा हरि सिंह पर तख्ता लूट दिया गया है और यहाँ लाशें थी। पहले किसी को नहीं पता था कि ये कबायली थे या पाकिस्तानी आर्मी थी। तो बिलाखिर दिसंबर के एंड में जाकर पता लगा कि ये पाकिस्तानी कबायली हैं और पाकिस्तानी फौज है। बहुत सारे लोग श्रीनगर, बारामूला में पकड़े भी गए। तो जब लोगों को पता लगा तो हिंदुस्तान महाराजा हरि सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसके साथ है 26 अक्टूबर 1947 को, तो उसी को लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया। अब यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन को पता था कि यहाँ रियासत पे पाकिस्तान हमला करेगा, नेहरू को पता था, लेकिन हकायक ये हैं कि नेहरू को जब रियासत पर हमले का इल्म हुआ तो वो शशदर रह गया, हैरान रह गया। नेहरू को नहीं पता था, इवन जिना को नहीं पता था, जो हकायक है। सॉरी, तो हिंदुस्तान इंस्ट्रूमेंट टैक्सेशन डॉक्यूमेंट को उठाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में गया और हिंदुस्तान ने जाके वहां कंप्लेन की
कि पाकिस्तान, ये है डॉक्यूमेंट हमारे पास, महाराजा हरि सिंह जैसे जम्मू कश्मीर के हुक्मरान हैं, इन्होंने हमारे साथ ये डॉक्यूमेंट साइन किया है, तो इस डॉक्यूमेंट के रूप से रियासत जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जिसे आज वो कहते हैं। तो पाकिस्तान की फौजें और कबायली यहाँ दाखिल हैं, तो अब हिंदुस्तान उनको मार कर निकाल भी सकता था, लेकिन वहां हैं, आपको पता है कि फिर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया तो वो ताकतवर थे, अमेरिका है, बरतानिया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 5 मुल्कों पर मुश्तमिल कमीशन बनाया, इन्वेस्टिगेशन हुई। पहले तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान इनकार करता रहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस बगावत से, हमारा कोई कबायली नहीं है, हमारी कोई फौज नहीं है। 1.5 महीना ये झूठ बोलते रहे। उसके बाद बिलाखिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने नेहरू के पास दिल्ली में खड़े होकर कहा कि हमारी फौज और कबायली रियासत जम्मू कश्मीर में मौजूद है। तो फिर यहाँ पहली करारदाद पास होती है 21 अप्रैल 1948 को। उस करारदाद में पाकिस्तान को इन्वेडर कहा गया, इन्वेजन हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पे काबिज है उस हिस्से से पहले विड्रॉ करेगा। ये मैकेनिज्म है, ये याद रखा जाए मेरे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के ज़रिए इंतजाम है। जाली जो आज़ाद कश्मीर है, वहां रहने वाले लोग और वादी कश्मीर के लोग जो कलमे की बुनियाद पर, मुसलमान होने की बुनियाद पर पाकिस्तान से लिंक बना रहे हैं, गौर से सुन लेना आप लोग। ये पाकिस्तान के लोग जो कल हमारे ज़मान टीवी के एक दोस्त को गालियां दे रहे हैं, और वो गुफ्तगू में यहाँ शामिल नहीं करूंगा, मैंने इसलिए यहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि मैं आप लोगों को तारीख पढ़ा सकूं, और बाद में मैं लोगों को लाइव भी दूंगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पाकिस्तान को इन्वेडर करार देकर रियासत जम्मू कश्मीर से विड्रॉवल के लिए बोला है, निकलने के लिए बोला है। मुकम्मल तौर पर आप यहाँ से निकलोगे, ये मैकेनिज्म है। जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर निकलेगा, ये याद रखा जाए। बाद में लोग 1956 की एक रेजोल्यूशन का हवाला देते हैं। नो, मैकेनिज्म ये तय है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान हैव टू वेकेट ऑल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, included regular forces and the tribals, those who enter in purpose of the fight। ये सबसे पहले पाकिस्तान ने इस पर अमल करना है, और उसके बाद इंडिया अपनी फौज कम करेगा। मसलन अगर इंडिया का 100 फौजी है तो इंडिया 51% फौज निकालेगा, और 49 फौजी इंडिया के वहां रहेंगे। वो सिक्योरिटी का इंतजाम इंडिया के पास है। यहाँ ये याद रखा जाए कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो तारीख मैंने आपको बता दी, रियासत जम्मू कश्मीर में इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। मैंने कल वज़ीर गिलानी साहब को इसी ज़मान टीवी में देखा, बहुत सारे लोगों को मैंने और देखा, वो कहते हैं कि 6 जनवरी 1948 को यूनाइटेड नेशन में, मानता हूँ यूनाइटेड नेशन ने इस डॉक्यूमेंट को ले लिया, इस केस को ले लिया, लेकिन आप इंडिया पाकिस्तान को एक पलड़े में नहीं तोल सकते। इसमें बड़ा फर्क है। पाकिस्तान इन्वेडर है रियासत जम्मू कश्मीर पर, और हिंदुस्तान इनवाइटेड है, और हिंदुस्तान से इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। और मेरे पाकिस्तानी भाई लोग हैं, वो दीगर जो दोस्त हैं आजाद कश्मीर के, जिनको खरीदा गया है, जिनके लिए इस्लामाबाद में कश्मीर हाउस बनाया गया है, जिनके लिए जो हमारी पुंछ हाउस की प्रॉपर्टी जो रखी गई है, जिनको बैरिया टाउन में मकान दिए गए हैं, जिनकी 70,000 जो है आज तनख्वाह है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 3 लाख है। तो ये वो लोग थे 1947 में। ये कोई 150 पे भर्ती हुआ 47 में, कोई 85 रुपए पे हुआ, कोई 50 पे हुआ, कोई 30 पे हुआ, कोई 25 पे हुआ। ये तो अपने पेट के लिए लगे हुए थे, इनका रियासत से क्या तल्लक है। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोग हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक ही तराजू में, एक ही पलड़े में नहीं रख सकते। यही वजह है कि 1947 से लेकर आज तक है
वो जो दुनिया का आलमी इदारा है जिसको हम सलामती काउंसिल कहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, तो आप देखें कि सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक हिंदुस्तान को एक लफ्ज भी नहीं बोला। परसों परसों की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने एक बार फिर अप्रोच किया है। कोई बेवकूफ इनको बता रहा है कि भाई आप दोबारा इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं, तो यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले जो शिमला एग्रीमेंट हुआ है 1972 में, 2 जुलाई 1972 को, तो शिमला एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन बरतानिया और अमेरिका के नुमाइंदगान की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ था, इनकी वजह से हुआ था। अगर बरतानिया और अमेरिका उस वक्त ना होते, इंदिरा गांधी को मजबूर न करते, तो शिमला एग्रीमेंट जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हैं किसी सूरत ना होता। तो इनका दबाव क्यों था वो आपको पता है, वो मैंने पहले कह दिया है कि सोवियत यूनियन को तोड़ना था, वो सरजमीन उनके लिए प्यारी थी, उस वजह से प्रेशर बन गया इंदिरा गांधी के लिए, वरना ये इनकी 90,000 फौज भी जो बंगाल में कैद हुई थी वो भी वापस ना आती। तो शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ये यकीन दानी कराई है कि आज के बाद वो रियासत जम्मू कश्मीर के मसले पर किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच करेगा ही नहीं और हिंदुस्तान के साथ बैठकर ही इस मसले पर बात करेगा। अब वो बातचीत क्यों नहीं होती ये मैंने आपको समझाना है। अब वो बातचीत क्यों नहीं होती, पाकिस्तान इन्वेडर है, पाकिस्तान को यहां से निकाला क्यों नहीं जाता, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसलिए पाकिस्तान बना था, सोवियत यूनियन तोड़ना था। सोवियत यूनियन टूटते टूटते 1990 आया और हमारा मसला उसी तरह लटकता रहा और 1990 में सोवियत यूनियन तो टूट गया, लेकिन उसकी जगह अब चीन ने ले ली है। तो हमारा मसला उस वक्त भी आलमी ताकतों ने खराब किया और आज भी हमारा मसला रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख जो मैंने डिस्कस की है, आज भी हमारा मसला आलमी ताकत के पास है। तो मैं बिलखसूस ये है हमारे वर्जीनिया से एक दोस्त हैं असलम तलोली साहब, कल इन्होंने पोस्ट की है, मुझे अभी किसी ने भेजी है। वो कह रहे हैं कि हम उनका पासपोर्ट कैरी करते हैं और हम उनका खाते हैं और हमारी औरतों को श्रीनगर में भारतीय फौज उठा के ले गई है और हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। और इसी तरह एक साहब और हैं, वो भी यहाँ बड़े दानिश्वर बने हुए हैं। भाई आप लोग पहले कम अज कम जो आर्मी इदारे हैं, जो बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, उनके बने हुए कानून जो है उनको तो पढ़ लो। आप कौन सी दुनिया में रहते हो यार। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दुनिया के कानून को नहीं मानते, दुनिया के दिए हुए ज़ाब्ते को नहीं मानते, तो फिर आपके पास खुद ताकत होनी चाहिए कि आप खुलकर मैदान में आए और आप दुनिया को रगड़ा दे दें, आप हिंदुस्तान को रगड़ा दे दें, आप दिल्ली पर चढ़ाई कर दें, आप मोदी जी को मार दें, आप ट्रंप को मार दें, आप बोरिस यल्सिन को मार दें। तो जब आप ताकतवर हैं तो आप दुनिया पर चढ़ाई कर दें और उसके बाद दुनिया को अपना निजाम दें। तो ये है तरीका। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप दुनिया के दिए हुए निजाम को फॉलो करें। और ये अभी मैं खबर पढ़ रहा हूँ कि अब्बासपुर में एक स्कूल टीचर हैं, उनके बेटे को अगवा किया गया है और बाद में पता लगा कि उनका बेटा एक जादी तंजीम है वालों ने उठाया हुआ है, उसको ट्रेनिंग के लिए कहीं पंजाब में लेके गए हैं और इसी तरह के बेशुमार बच्चे आजादी तंजीमों ने हायर किए हुए हैं, उनको उठा लिया है, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको श्रीनगर भेज देंगे। मैं तो पहले तारीख बयान कर रहा था, अपनी तारीख आप दोबारा पढ़ें कि आपको अक़वाम मुत्तहिदा ने वहां क्या हुक्म दिया हुआ है, उस पर अमल करें। और वो अमल क्यों नहीं होता वो मैं दूसरी किस्त में आके आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन मैं आखिरी मरहले में चंद बातें आपसे और करना चाहता हूँ। आजाद कश्मीर या गिलगित, जम्मू, लद्दाख, रियासत के किसी हिस्से में
कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसने आज तक पाकिस्तान के सामने कोई रुकावट खड़ी की हो कि आप इंडिया पर हमला मत करो, आप कश्मीर मत लो। हम लोग कभी रुकावट नहीं बने, और आर्मी जो फौज जो मुल्कों की होती है उसके सामने आवाम रुकावट बन ही नहीं सकते। अगर आप लोगों ने, पाकिस्तान वालों सुन लो, गवर्नमेंट वालों भी और पॉलिटिशियन जितने हैं वो भी हैं, साफी हैं जो झूठ फराड करके तनख्वाह लेते हैं, सब लोग सुन लो, और बात कश्मीर वालों आप भी सुन लो, वादी वालों आप भी सुन लो। अगर पाकिस्तान को वादी कश्मीर चाहिए, पूरी रियासत पे पाकिस्तान कब्जा करना चाहता है, पंजाब का हिस्सा बनाना चाहता है, तो फिर अपनी फौज को बैरकों से निकालो। ये टैंक, गोरी, गजनवी जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दो, मार दो हिंदुस्तान को, दिल्ली में जाके झंडा लहरा दो, हमारा क्या इतराज है भाई, ले लो। ये हमारे बच्चों को क्यों स्कूलों से उठाते हो, उनको ट्रेनिंग देते हो और वहां जाके हिंदुस्तान की आर्मी से मरवाते हो? तो ये कारोबार आप लोगों ने आज नहीं, ये कारोबार आप लोगों ने 1947 से यहाँ शुरू किया हुआ है। आप बुज़दिल लोग हो, आप झूठे हो, आप कुरान के हुक्म को नहीं मानते हो, आप अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते हो, आप सच नहीं बोल सकते हो, तो फिर आप में मुसलमानियत कौन सी है? आपका फिर क्या तल्लक है इंसानों से? बस सीधा सीधा आपके अपनी ताकत बनाओ, हिंदुस्तान को मार दो, खत्म कर दो। ये आपको पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, आपके मुल्क के लिए आपको पानी चाहिए, आपको यहाँ के रिसोर्सेज चाहिए, ये तो हमें भी पता है। लेकिन इसको इस्लाम और हिंदू दुश्मनी, हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और इस्लाम को हिंदू से बहुत बड़ा खतरा है, इस तरह ये नफरत फैलाकर आपने अपनी सारी अवाम को गुर्बत में रखा हुआ है। अपनी अवाम को आप आज़ादी नहीं दे रहे हो, अपनी अवाम को आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हो। हमारे बच्चों को उठाकर आप श्रीनगर भेजते हो और जम्मू भेजते हो, वहां जाके मरवाते हो। यहाँ मैं इंडिया वालों से एक बात करना चाहता हूँ, ये भी मुझे पता है, मैंने पहले कह दिया है कि हमारा मसला हल क्यों नहीं हो रहा है। आर्मी ताकत है, अमेरिका है, बरतानिया है। पहले सोवियत यूनियन तोड़ना था, वो नहीं, वो टूटा 1990 में, तो अब चीन है। लेकिन मैं खड़ा आदमी हूँ, मैं बात कर भी देता हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, ना मैं किसी से कोई पैसे देता हूँ। इंडिया वाले कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर, जिसे पहले मैंने कहा कि ये हमारा हिस्सा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा हुआ है, और आज तक कहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा हमारा है, जो गिलगित है पाकिस्तान में जो कब्जा किया हुआ है। अब मुझे बड़ी हैरानगी होती है, बेशतर फोरम पर मैंने ये कहा भी है कि आपका हिस्सा वो किसके कंट्रोल में है, वहां कौन जुल्म कर रहा है, आप अपने हिस्से को लेते क्यों नहीं हो? या तो छोड़ दो सारे का सारा, मजबूरी है, आप आलमी बरादरी से, आप अमेरिका से आप भी टक्कर नहीं सकते, बरतानिया से आप भी नहीं टक्कर सकते, आपकी मजबूरी है। तो फिर आप लोग ये दावा मत करेंगे जी जैसे जम्मू कश्मीर हमारा है, जब आपको पाकिस्तान उस इलाके को नहीं लेने दे रहा है, पाकिस्तान ने वहां कब्जा किया हुआ है, और हमारे पास है ये मोबाइल सर्विस जो है, इंटरनेट 3G 4G, तो क़यामत तक हमें वहां असर नहीं होगा। हमारे पास तो वहां ये पाबंदी है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन की तरफ से, हमें वो नेटवर्क नहीं दे रहे हैं। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाके, आजाद कश्मीर के बेशतर इलाके, वहां आम मोबाइल सर्विस नहीं है किसी के पास, नेटवर्क ही नहीं है। 3 दिन पहले मैंने एक दो दोस्त हैं, मैंने उनको थोड़ी सी हेल्प की थी, तो वो 3 दिन से मेरा फोन नहीं लग रहा है, इंटरनेट व्हाट्सएप पे कॉल तो दूर की बात है। मैंने पूछना था, कंफर्म करना था। अब जो लोग हैं जिनके पास आजकल, आज के जमाने में 21वीं सदी में ये इंटरनेट नहीं है, मोबाइल सर्विस नहीं है, अस्पताल नहीं है, एजुकेशनल सेंटर नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है, जिनको नौकरी अपने इलाके में नहीं मिलती, जिनका 25 लाख नौजवान दुनिया में जाके इज्जत पे मजबूर है, जाके मजदूरियां करते हैं, तो उन लोगों को यरमाल बनाकर उनको आप बता रहे हो कि तुम कश्मीरी हो, तुम यहाँ से उठकर 290 किलोमीटर दूर श्रीनगर में जाके दुनिया की चौथी बड़ी माशी कुव्वत, दुनिया की 5वीं बड़ी अ, जो है ताकतवर फौज, दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ा रहे हो, ये हमारे पहाड़ी लोगों को,
اور میرے عظیم پہاڑی لوگوں، آپ کو اگر سری نگر سے کوئی اطلاع یہاں آتی ہے کہ بھارتی فوج وہاں ظلم کر رہی ہے، تو یہ اطلاعات شاید آپ ہی تک ہیں۔ بھارتی فوج وہاں ظلم کیوں کر رہی ہے؟ 1988 سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ 1960 میں کیوں نہیں کیا؟ 1970 میں کیوں نہیں کیا؟ 1950 میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا گراؤنڈ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ یہاں سے بندوق بردار تیار کر کے سری نگر بھیجو گے، وہ جا کے جھاڑیوں میں چھپے گا، اور وہاں سے بھارتی فوج کی پولیس کی گاڑی یا فوج کی گاڑی گزرے گی تو اوپر سے ان کے برسٹ مارے گا، تو اس کے جواب میں وہ اوپر چھپ کے چلا جائے گا کسی بستی میں، تو اس کے جواب میں پھر وہ فوج کیا کرے گی بتاؤ؟ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر وہاں سے ویڈیو بناتے ہو 10 10 لوگ ہو کر کے بھئی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، وہ جو مرتا ہے پاکستانی جھنڈے میں لپیٹ کو اس کو دفن کرتے ہو، تو پھر اکیلے لڑو، جاؤ، ہمارے سے کیا آپ کا واسطہ ہے؟ ہمارے پاس موبائل نیٹ ورک نہیں ہے، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن سینٹر نہیں ہے، انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہم تو دنیا کے پہلے درجے کے آج بھی غلام ہیں اس پاکستان سائڈ کے۔ یہ پاکستان کے جو ہمارے دوست ہیں، تھوڑا اپنے حکمرانوں سے، میں کسی پارٹی کا مخالف تو نہیں ہوں، پتا نواز شریف صاحب کو میں سپورٹ کرتا رہتا ہوں، بڑا عظیم آدمی ہے، انہوں نے جو سہیل وڑائی سے کتاب لکھوائی ہے غدار قوم، اس میں بھی وہ لکھتے ہیں یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لوگ بلند کرتے ہیں، سری نگر میں ہو یا آزاد کشمیر میں ہو، تو وہ اینکو کی جنت میں رہتے ہیں۔ اسی طرح یہی وجہ ہے کہ میں نواز شریف صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور وہ گریٹ لیڈر تھا ان کا، لیکن ان کی بدقسمتی ہے یہ بالخصوص پنجاب والوں کی، تو یہ 200-250 سال سے ان میں جو ہے ایجنٹ پیدا ہوتے ہیں، ہمیشہ دوسرے کو اٹھا کے لاتے ہیں وادی کشمیری والوں کی طرح۔ تو میں دوسرے جو پاکستانی اور لوگ مجھے سنیں گے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ مسلمان ہو، میں نے جو قرآن پاک کی 52 ورسز کا حوالہ دیا ہے، آپ میں اخلاقی ضرورت ہے کہ آپ اپنی فوج، اپنے طاقتور، اپنے عوام سے یہ سچ بولو کہ تم لوگوں نے 1947 میں ریاست جموں کشمیر پر حملہ کیا تھا، یہ سچ بول سکتے ہو؟ کون سا پاکستان کا مولوی ہے، مذہبی رہنما ہے جو یہ تسلیم کرے گا، ایکسپٹ کرے گا کہ تم لوگوں نے ہماری ریاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ 5,500 ارب روپے سالانہ ہماری جی ڈی پی جو انکم وہاں سے اٹھا کے لے کے جاتے ہو، 5,500 ارب روپیہ سالانہ آزاد کشمیر کا گلگت کا حساب میں نہیں کرتا ہوں، 5,500 ارب، اور اس کے بدلے میں دیتے ہو 139 ارب، اور 139 ارب بھی جو جاتا ہے وہ آزاد کشمیر ایک کھتی ہے اڈا، وہ بھی آپ لوگوں کے خاص لوگ ہیں، ان میں سے اس سے بھی جو ہے 115 ارب ان بدماشی کو چلا جاتا ہے، وہ کھا جاتے ہیں، پیچھے 45 لاکھ عوام کے لیے صرف 24 ارب۔ اور پھر میرے جیسے اور میرے جو عظیم لوگ ہیں جو جا کے مزدوریاں کرتے ہیں، جو سچ گفتگو کرتے ہیں، خورشید زمان عباسی صاحب ہیں، وہ تو بڑے عظیم لوگ ہیں، وہ تو بہت بڑا صحافی ہے، تو وہ تو آپ کے حق میں تھے، وہ تو آپ لوگوں کے حق میں تھے، وہ تو میں ان کو پرو پاکستانی سمجھتا تھا، انہوں نے وہی میرے ایڈمن ہیں، انہوں نے میری وال پہ جو ہے وہ پوسٹ لگا ہوئی ہے، ڈاکٹر زیر گیلانی صاحب کے ساتھ ان کا جو انٹرویو ہے، زمان ٹی وی کے ہوسٹ وہی ہیں۔ آپ لوگوں نے خورشید زمان عباسی کو بھی انڈین ایجنٹ بنا دیا، اس کو بھی پیڈ بنا دیا، اس کو بھی تنبیہ کرتے ہو کہ تانے دیتے ہو کہ تم پاکستان کا پاسپورٹ اٹھا کے، شرم کرو، 5,500 ارب پہلے ہمارا جو لیتے ہو، کس بنیاد پہ لیتے ہو، کیوں لیتے ہو؟ یہ ہمارا علاقہ خالی کرو، یہاں سے نکلو، یہ سچ ہے،
میں قرآن اور اللہ کے حکم کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. میرا علاقہ خالی کرو، یہاں سے بالکل خالی کرو، اپنی فوجیں نکالو اور ہم جانے انڈیا جانے. ہم انڈیا سے بات چیت کر لیں گے کہ ہم نے ان کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. پاکستان اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق، سیکورٹی کونسل کے قانون کے مطابق پاکستان اپنی فوج اور جو پرائیویٹ لوگ قبائلیوں کی صورت میں 1947 سے انہوں نے یہاں داخل کیے ہوئے ہیں وہ یہاں سے نکالے. اس کے بعد ہم جانے، ہمارا کام جانے. ہم ہندوستان سے بات چیت کر لیں گے. ہم نے ہندوستان سے جنگ کی، ہم نے ہندوستان سے سفارتی زبان میں بات کی. ہم جانے ہندوستان جانے. ہماری ریاست جموں کشمیر سے نکل جاؤ. اور میں آخری بات اپنی بات کرتا ہوں. میرا لیڈر مہاراجہ ہری سنگھ تھا. مہاراجہ ہری سنگھ ہیں ریاست جموں کشمیر کا آخری حکمران تھا. اسی نے انسٹرومنٹ ٹیکسیشن ہندوستان سے ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے. مہاراجہ ہری سنگھ کے نام سے اس ریاست کا آخری فیصلہ ہوگا اور اسی نے جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہوا ہے اسی کے مطابق یہ ریاست پوری کی پوری ہندوستان کی ہے. اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سب سے پہلے میری پرائرٹی، میں نے پہلے کہا مہاراجہ ہری سنگھ میرا لیڈر ہے، پہلی میری پرائرٹی یہ ہوگی کہ یہ ریاست مکمل طور پر جو گلاب سنگھ نے بنائی تھی 16 مارچ 1846 کو 85,806 مربع مائل ریاست، اس ریاست کو ہم دوبارہ یہ ری یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. چہ جائے کہ یونائٹڈ نیشن عالمی برادری نے ہم کو حق خود ارادیت نہیں دیا. رائٹ آف انڈیپینڈنس ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس دو آپشن ہیں، انڈیا اور پاکستان. پہلی میری پرائرٹی ترجیح یہ ہے کہ میں اپنی ریاست کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتا ہوں. اگر مجھے یہ آپشن نہ ملا، دو آپشن ہی رکھے گئے انڈیا پاکستان، تو میں سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں. تو میں پاکستان سے 1 کروڑ درجے ہندوستان کو اچھا سمجھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریاست جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کا مستقبل پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان سے 1 کروڑ درجے بہتر ہوگا. تو میں اگلے پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اسی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. آپ سے انمتی چاہتا ہوں. السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے.